चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वेज कंस्ट्रेंट। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में पढ़ा कि वहाँ पर बेसिक जो बात थी वो ये थी कि रस्सी की लेंथ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। इसके बेसिस पर हम लोगों ने रस्सी के एंड्स पर जुड़े हुए जो ब्लॉक्स थे उनकी वेलोसिटीज़ और उनके एक्सेलरेशंस को रिलेट किया, और हमने ये भी देखा कि वो कैसे हमारे किसी मैकेनिक्स के टफ सवालों करने में काम आ सकते हैं, काम आए भी, है ना। नेक्स्ट इज वेज कंस्ट्रेंट। एक वेज पर दूसरा वेज पड़ा हो, एक ब्लॉक पर अगर दूसरा ब्लॉक पड़ा हो, तो उनके मोशन आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, क्या कोई उनकी वजह मैथमेटिकल इक्वेशंस बन सकती है, उसे देखते हैं। बड़ा वेजेस जो है दे आर समथिंग लाइक ब्लॉक्स। बड़ा कोई बड़ा ब्लॉक हो उनको तुम वेजेस कह सकते हो। आप सामान्य शब्दों में ये कह सकते हो कि हम ब्लॉक्स को ही बड़ा वेजेस कह रहे हैं, ठीक। वेजेस को लेकर बड़ा हमारे दो अजम्पशंस हैं, बड़ा हमारे दो अजम्पशंस हैं। पहला ये कि हमारे जो वेज या ब्लॉक हैं ये सारे के सारे रिजिड हैं, बड़ा सारे के सारे रिजिड है। बड़ा रिजिड मतलब इनकी शेप, साइज और ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। बड़ा रिजिड का अर्थ है कि शेप, साइज, ज्योमेट्री विल रिमेन अनचेंज्ड। दूसरी बात कि जो भी वेजेस या ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है वो बेटा हमेशा कांटेक्ट में ही रहेंगे। वेजेस जो है वो आपस में कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, ये हमारा अजम्पशन है। मतलब ये जो हम वेज कंस्ट्रेंट निकाल रहे हैं ये सिर्फ उस केस में निकाल रहे हैं जब वेजेस आपस में हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। तो बड़ा अगली बात वो ये है कि वेजेस या फिर बड़ा जो ब्लॉक्स हैं दे विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट। बड़ा वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, बड़ा वो कांटेक्ट को लूज नहीं करेंगे। सर ये मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बन पाएगी इस बात की? बड़ा बड़े आराम से बन पाएगी, सुनना। सबसे पहले बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ऐसा बड़ा कोई अरेंजमेंट कि ये कोई बड़ा वेज ऐसे, और इस पर बड़ा मान लीजिए कि ये दूसरा ब्लॉक या दूसरा वेज ऐसे। दिस इज अवर ए, बड़ा दिस इज अवर बी, इसके ऊपर बड़ा दूसरा ब्लॉक पड़ा है। इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस है इसे हम नाम देंगे कॉमन सरफेस। नाम बड़ा कॉमन सरफेस क्यों पड़ा वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो सरफेस है ये दोनों के लिए कॉमन है। सो आप कह सकते हो कि बेसिकली दिस इज कॉमन सरफेस। फेयर इनफ। और मैंने इधर एक लाइन खींच ली है इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। This line is perpendicular to common surface. This line is perpendicular to common surface. अब मैं ये कहना चाहता हूं, सुनना बेटा इस बात को, मैं ये कहना चाहता हूं कि A के रेस्पेक्ट में B का या B के रेस्पेक्ट में A का जो भी रिलेटिव मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉमन सरफेस के अलोंग अलाउड है। कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। क्यों? कारण पे आता हूं। ए के रेस्पेक्ट में अगर बी के पास कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो ये जो बी है ये ऐसे ए के अंदर धंस जाएगी, और बड़ा जैसे ही ए के रेस्पेक्ट में बी ऐसे धंस जाएगी तो ए का जो शेप, साइज और ज्योमेट्री है बेटा वो चेंज हो जाएगा। और हमने तो माना कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो सारे सारे रिजिड हैं, उनकी शेप, साइज, ज्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती। सो अगर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास अगर मोशन यूं आ गया तो बड़ा ये ए और बी जो है धंस जाएंगे, बड़ा ये डिफॉर्म हो जाएंगे, और अगर डिफॉर्म हो गए तो हमारा अजम्पशन बड़ा वैलिड नहीं है। हमने तो क्या मान रखा है कि बड़ा ए और बी ब्लॉक्स जो हैं वो रिजिड हैं, और अगर रिजिड हैं तो ये ए ब्लॉक के अंदर बी ब्लॉक धंस नहीं सकता, और धंस नहीं सकता, डिफॉर्म नहीं हो सकता। इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास इस तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, कोई बच्चा कह दे सर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं बेटा, अगर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास इस तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ए और बी का कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, ए और बी का कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। और हमारा जो दूसरा अजम्पशन है वो ये है कि बड़ा सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं वो हमेशा कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे।
सो आई मीन टू से इज दैट कि सिर्फ इतनी सी बात बड़ा बता रहा हूं कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस लाइन के अलोंग नो रिलेटिव मोशन इज अलाउड, नो रिलेटिव मोशन इज अलाउड। कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इट मींस दैट इस लाइन के अलोंग बेटा किसी प्रकार का कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इस लाइन के अलोंग बेटा कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इस लाइन के अलोंग बेटा कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। फेयर इनफ। इस लाइन के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इस बात का अर्थ यह हुआ कि इस लाइन के अलोंग जो ए की वेलोसिटी है बेटा वही बी की वेलोसिटी है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इट मींस दैट वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। इसका मतलब इस लाइन के अलोंग ए और बी के पास वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब इस लाइन के अलोंग ए और बी का एक्सेलरेशन सेम है। तो अलोंग दिस लाइन यू कुड से कि सर वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी, एंड वी कुड से दैट अलोंग दिस लाइन acceleration of A should be equal to acceleration of B। इतनी सारी बड़ी बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब इस लाइन के अलोंग मैंने रिलेटिव मोशन के लिए मना किया है, मैंने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए मना किया है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मना किया है, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए मना किया है। क्या अलाउ किया मैंने कहा कि बेटा इस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इस बात का मतलब इस लाइन के अलोंग ए और बी के पास सेम वेलोसिटी होगी, इस लाइन के अलोंग ए और बी के पास सेम एक्सेलरेशन होगा। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ अलाउड है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी इज अलाउड अलोंग कॉमन सरफेस। ए के रेस्पेक्ट में बी नीचे भी आ सकता है, ए के रेस्पेक्ट में बी ऊपर भी जा सकता है। कॉमन सरफेस के अलोंग बेटा रिलेटिव मोशन इज अलाउड। अलोंग दिस लाइन रिलेटिव मोशन is allowed along this common surface। तो जो भी रिलेटिव मोशन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सरफेस के अलोंग अलाउड है। ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह रिलेटिव मोशन अलाउड है और किस तरह रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल बी सेम अलोंग दिस लाइन, acceleration of A and B will be same along this line, acceleration of A and B will be same along this line। बड़ा ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज अवर वेज कंस्टेंट। आई वांट टू रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। बड़ा लिखना इस बात को, along normal to common surface, बेटा नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। बेटा किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और अगर एक बार ऐसा बोलते हैं कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो आपने मन ही मन बेटा इस बात को कन्वर्ट कर लेना है कि रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इट मींस दैट कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी इस लाइन के अलोंग, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। और कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इट मींस दैट इस लाइन के अलोंग बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो अलोंग कॉमन सरफेस बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। सो आई कुड से कि अलोंग कॉमन नॉर्मल, बेटा ये लाइन तो कॉमन, both blocks या बड़ा wedges will have same velocity। इसी तरह से बेटा along normal to common surface both blocks will have same acceleration। बेटा दोनों के पास वेलोसिटी सेम, बेटा दोनों के पास एक्सेलरेशन सेम। अच्छा पॉइंट है बेटा, काम आएगा अपने, बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीख ही लिया, लेकिन इसका सवाल में आखिर किस तरह से यूज करें बेटा इस बात को भी देख ही लेते हैं कि आखिर सवाल में किस तरह से यूज आ सकते हैं, उस बात को बेटा देख ही लेते हैं। तो चलिए
सवाल में देखते हैं बेटा। सवाल बेटा पहले एक छोटा सा आसान सा सवाल लेते हैं बेटा, फिर सवाल टफ भी करेंगे, ठीक है, जिससे हम हर तरह की सिचुएशन से निपट सकें। इतनी चीज़ थोड़ा हमें आनी चाहिए। हमने बेटा ऐसा स्ट्रिंग कंस्टेंट के अंदर भी किया था कि आखिर में आते आते बेटा अपन लोगों ने बढ़िया इक्वेशंस बनाई थी, टफ इक्वेशंस भी बनाई थी। तो बेटा हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा टफ काम करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, एक छोटा सा काम निपटाते हैं। करें। सवाल बेटा ऐसा है, आपके पास बेटा एक स्मूथ सरफेस है, इस पर बेटा ऐसे एक वेज है, इसका बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है बेटा, इससे मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, इसका बेटा मास कैपिटल एम बोल रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर बेटा दूसरा एक ऐसे ब्लॉक बढ़ाए हुए बेटा वर्टिकल, इसे बेटा बी बोल रहा हूं और इसका मास बेटा मैं स्मॉल एम बोल रहा हूं। सारी सरफेसेस बेटा स्मूथ है, सब बढ़िया है। ये जो बेटा बी वाला ब्लॉक है ये गिरे नहीं, इसलिए बेटा हमने इसको एक पाइप के अंदर फंसा रखा है, ऐसे एक बेटा वर्टिकल पाइप के अंदर फंसा रखा है। यू ऐसे बेटा एक वर्टिकल पाइप है, उसमें अपन ने इसको ऐसे फंसा रखा है। ये वर्टिकल फिक्स्ड पाइप है और बेटा इसमें अपन ने इसको फंसा रखा है। दिस इज वर्टिकल फिक्स्ड पाइप। अब अगर आपने वर्टिकल फिक्स्ड पाइप में बेटा इस बी वाले ब्लॉक को अगर फंसा दिया तो बी वाला ब्लॉक यूं तो जा ही नहीं सकता, ये तो बेटा सिर्फ और सिर्फ नीचे या ऊपर जा सकता है। तो जैसे आप इस सारे के सारे अरेंजमेंट को छोड़ोगे बेटा, वैसे ही ये बी वाला ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, तो ये बेटा इस ए पर नॉर्मल लगाएगा ऐसे, उसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, तो ए ब्लॉक बेटा धीरे धीरे राइट में जाएगा, बेटा बी वाला ब्लॉक थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। बेटा सवाल लिखिएगा, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। बेटा दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस बेटा आपको निकालने, अभी निकालते हैं बेटा। एक्सेलरेशन से बड़ा बात की बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एफबीडी, कि हम पहले एफबीडी बनाएं और बढ़िया बनाएं, बिना किसी गलती के अच्छे से एफबीडीज बनाएं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहले एक बार ना सारी एफबीडी बेटा इसी में दिखा दूं आपको, इस डायग्राम, फिर अलग से बना लेंगे, एक बार पहले इसमें बना लेते हैं। इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक पर सबसे पहले आएगा कैपिटल एम जी नीचे की तरफ। ऑफ कोर्स इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे आने की, लेकिन नीचे वाले सरफेस को पुश करेगी ऊपर की तरफ किसी किसी नॉर्मल फोर्स से। तो जमीन ने बेटा कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा दिया बेटा, कितना एन डैश। लेकिन इस ए वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल हो आएगा, क्योंकि इसका सिर्फ अकेले अर्थ से कांटेक्ट नहीं है, एक जने से और से है। किससे कांटेक्ट है? तो आप बोलोगे सर बी वाले ब्लॉक से। तो बी वाला ब्लॉक ए पर और ए वाला ब्लॉक बी पर एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे ऐसे। नॉर्मल फोर्स हमेशा बेटा कैसे लगता है? आप बोलोगे सर कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए तो उसका नाम नॉर्मल फोर्स है कि नहीं बेटा? दिस एंगल इज 90 बेटा, दिस एंगल इज 90। ए ने बी पर नॉर्मल लगाया ऐसे, प्यारे बच्चों मैं इसको एन बोल रहा हूं। बी ने ए पर नॉर्मल लगाया ऐसे, ऑफ कोर्स इसको भी एन ही कहूंगा, कुछ और थोड़ी कहूंगा बेटा। ये बेटा मैंने एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींच दी, ये बेटा मैंने वर्टिकल में एक लाइन खींच दी। एंगल्स वैसे तो बेटा मैंने आपको याद भी करा रखे, लेकिन चलिए बेटा ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा। सरफेस और नॉर्मल के बीच नेट एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास थीटा, और अगर ये एंगल थीटा तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला एंगल भी तो थीटा। हालांकि मेरे बच्चे भी कह सकते हैं कि सर आपने तो याद ही करा रखा है कि इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा तो उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा। तो हो सकता है आपको पहले से याद, ठीक है ना? इस बी वाले ब्लॉक को देखो बेटा, बी वाले ब्लॉक पर ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg आएगी, लेकिन बेटा इस बी वाले ब्लॉक का एक जने से और कांटेक्ट है, किससे है? पाइप से। और पक्की बात है कि बेटा पाइप कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। तो पाइप कैसे फोर्स लगाएगी? सुनना बेटा,
इस बी वाले ब्लॉक को अगर देखो तो उस पर एक नॉर्मल लगा है ऐसे, उसके दो कंपोनेंट देखना, वर्टिकल में एन कॉस थीटा, इधर की तरफ एन साइन थीटा। ये जो इधर की तरफ एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, इसको ये एम जी तो बैलेंस कर नहीं सकता क्योंकि एम जी तो वर्टिकल में है और एन साइन थीटा इस तरह से लेफ्ट में है। ये जो एन साइन थीटा लेफ्ट में है, इसके कारण बी वाला ब्लॉक लेफ्ट में जाना चाहेगा, लेकिन कोई जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा? आप बोलोगे सर ये पाइप नहीं जाने देगी, और पाइप इस तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, जैसे बड़ा बोल सकता हूँ एन डबल डैश। बड़ा नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉमन सरफेस के कैसे लेगी? परपेंडिकुलर। और इस एन डबल डैश की बड़ा वैल्यू जो आएगी हम जानते हैं बड़ा कितनी आएगी? एन साइन थीटा। आई रियली होप बेटा आप लोगों को एफबीडी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। ए की अलग बेटा बी की अलग, तब तो आ जाएगी ना। चलिए मैंने बेटा एक ही बनाते बेटा, पहले एक ही बना देना। ये बड़ा अपना ब्लॉक ए, कौन से फोर्स? इस पर सबसे पहले कैपिटल एम जी नीचे, कैपिटल एम जी के कारण हमारा ए जो ब्लॉक है वो जाना चाहेगा नीचे, नीचे वाले सरफेस को पुश करेगी ऊपर, जिस फोर्स से पुश करेगी बेटा दैट फोर्स इज एन डैश। फेयर एनफ। बट ए हैज कॉन्टेक्ट विद समवन एल्स ऑल्सो। किसके साथ कॉन्टेक्ट है बेटा? बी के साथ। तो बी के साथ बेटा एक नॉर्मल फोर्स आना तय है, तो जो बी होगी बेटा इसको पुश करेगी। कैसे पुश करेगी? आप बोलोगे सर कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में ऐसे पुश करेगी। और अगर बेटा ये एंगल थीटा, एज यू कैन सी दैट बेटा ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, बेटा वापस से थीटा। एन के दो कंपोनेंट आएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट आपके पास आएगा एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा एन साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये ए वाले ब्लॉक की कहानी। आप इस बात को तो इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ए वाला ब्लॉक जो है, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर ही नहीं सकता। तो पक्की बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एन डैश, एम जी और एन कॉस्टा, बेटा इन सब का नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, बेटा वो कौन है? एन साइन थीटा। तो जो बी वाले ब्लॉक ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है, उसका जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है बेटा, वो इस ए वाले ब्लॉक को इस तरफ धक्का देगा, और ए वाले ब्लॉक के पास जरूर बेटा इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। लेट्स से मेरे प्यारे बच्चे दैट एक्सेलरेशन इज ए। फेयर एनफ। अब एक काम करते हैं बेटा, बी वाले ब्लॉक की भी एफबीडी बेटा यही बना लेते हैं। बी वाले ब्लॉक की बेटा एफबीडी भी एक बार यही बना लेते हैं। ये तो बेटा समझ में आ गया हो। अच्छा, यहां पर अगर मैं वर्टिकल में अगर इक्वेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इस ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लग रहा है जमीन का लगाया हुआ एन डैश, और नीचे लग रहे हैं दो फोर्स, इसका खुद का कैपिटल एम जी प्लस वो जो ब्लॉक बी ने नॉर्मल लगाया उसका कॉस थीटा, तो बेटा कैपिटल एन का कॉस थीटा। बढ़िया। इसी तरीके से बेटा बी की एफबीडी बनाते हैं। ये रहा बेटा अपना बी। बेटा बी वाला ब्लॉक ऐसे थोड़ा छोटा देख, बड़ा बड़ा ही बना देते हैं। चलिए बेटा, जो बी वाला ब्लॉक है उसको भी देख लेते हैं बेटा। जो बी वाला ब्लॉक है उस पर कैसे कैसे फोर्सेस है। सुनिए बेटा, बी वाले ब्लॉक पर सबसे पहले एम जी, बड़ा इतना बड़ा ब्लॉक है, एम जी कहां लगता हुआ दिखाए बेटा? कहीं सेंटर वगैरह पे दिखा दो। और कौन से फोर्स? और जो नॉर्मल इस पर ऐसे लगा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय एक्शन रिएक्शन पर बेटा वही नॉर्मल इस पर ऐसे लग जाएगा, और बेटा इस नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल कितना होगा? थीटा। दिस इज द नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज द नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा नॉर्मल सी एक्शन रिएक्शन पेयर में आएंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बेटा इस एन के दो कंपोनेंट आएंगे, एज यू कैन सी दैट बेटा इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ऊपर की तरफ आएगा एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा बेटा एन साइन थीटा।
भले ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा आ जाए, देन हम जानते हैं कि बेटा ये जो आपका क्या बेटा ब्लॉक बी है, वेज बी है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको बेटा एक पाइप के अंदर डाल रखा और पाइप बेटा ऐसे वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में तो ये कंस्ट्रेंट है कि मूव कर ही नहीं सकता। लेकिन आप बोलोगे सर ये जो एन साइन थीटा लग रहा है इसके कारण सर ये जाना चाहेगा ना इधर। हाँ बेटा, जैसे ही ये इधर जाना चाहेगा बेटा वैसे ही ये इधर जो पाइप की सरफेस होगी उसको पुश करेगा। जैसे ही पाइप को पुश करेगा तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर पाइप इसको पुश करेगी और पाइप इसको जिस फोर्स से पुश करेगी बेटा दैट फोर्स इज लेट्स से एन डबल डैश। इट इज ऑल्सो नॉर्मल, सो ऑफ कोर्स इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वी आर वेरी श्योर कि एन डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना बेटा एन साइन थीटा। लेकिन इतनी बात बेटा कंफर्म है कि जैसे जैसे बेटा ब्लॉक ए आगे जाएगा बेटा वैसे वैसे बेटा ब्लॉक बी नीचे आएगा। ठीक है बेटा, वैसे बेटा ब्लॉक बी नीचे आएगा। ब्लॉक ए अगर आगे जाएगा बेटा ब्लॉक बी नीचे आएगा। बेटा ब्लॉक ए के आगे जाना पर ब्लॉक बी नीचे आ रही बात समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आए तो मैं बेटा एक छोटा सा डायग्राम बना दूं। जैसे बेटा मैं यूं बोलूं कि बेटा पहले ब्लॉक ए ऐसे था तो आपका बेटा ब्लॉक बी ऐसे था। थोड़ी देर बाद में बड़ा ब्लॉक भी हल्का सा इधर किसका, जैसे बड़ा ब्लॉक बी यूं खिसकेगा बड़ा ब्लॉक ए भी खिसकेगा और ब्लॉक ए जो है बड़ा यूं खिसकते खिसकते यहां आ जाएगा। आई होप बेटा इस बात की फीलिंग आ गई होगी आपको। तो जो बड़ा बी वाला ब्लॉक है बेटा हल्का सा नीचे आ जाएगा और बड़ा इस जगह आ जाएगा। तो जैसे बड़ा ब्लॉक ये इधर जाएगा बड़ा ब्लॉक भी आपका नीचे आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर इस तरफ ए है तो बड़ा इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बड़ा मान लेते हैं कि बी है। अब कितना एक्सेलरेशन बेटा तो निकालना पड़ेगा, देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलिए बेटा बहुत देर से बातें कर रहे हैं। अच्छा बेटा इसका एक्सेलरेशन दिखा दो तुम। इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ बी। मुझे ए भी निकालना है बड़ा बी भी निकालना है। काफ़ी देर से बड़ा हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, इक्वेशंस बड़ा अपन ने लिखी ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिटेल में अपन लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया। चलिए कोई बात नहीं, इक्वेशंस लिखाइए, इक्वेशंस लिखाइए बेटा। सबसे पहले ए वाले ब्लॉक पर, ए वाले ब्लॉक पर बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी तो है लेकिन हमारे काम की है नहीं बेटा। एन डैश तो पूछा नहीं है, एन भी पूछा नहीं है, मुझे तो एक्सेलरेशन पूछा गया है। अगर एक्सेलरेशन पूछा गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन को देने वाला सिर्फ एक फोर्स है बेटा, कौन? नॉर्मल का साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि ए वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज समथिंग लाइक दिस कि एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। ब्लॉक ए का बड़ा मास m है, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा ब्लॉक बी की बात करते हैं। अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बड़ा बी है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? आप बोलो सर नीचे की तरफ तो mg है, ऊपर की तरफ n cos थीटा है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया mg माइनस n cos थीटा। ये दोनों थोड़ा पहले कैंसिल कर ही चुके हैं। तो नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है n cos थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन इज b। फेयर एनफ। दो इक्वेशन से बात बनने वाली नहीं बेटा। जरा इन इक्वेशंस को बड़ा आराम से देखो। आपके यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स है बेटा, ए बी एंड एन, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक। अननोन या फिर बेटा वेरिएबल तो लेके बेटा है तीन, इक्वेशन तो लेखा बेटा दो। तीन अननोन, दो इक्वेशन तो बेटा सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। तीसरी इक्वेशन है दोनों के दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन। उसमें रिलेशन कहां से आएगा? तो आप कहोगे सर उसमें रिलेशन आएगा कंस्ट्रेंट से। दोनों के मोशन में कंस्ट्रेंट होना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल होना चाहिए। सर कंस्ट्रेंट कैसे लगाओगे? अभी दिखाता हूं बेटा कैसे लगाता हूं। इस डायग्राम को यूज कर लो बेटा, ठीक है? आप बेटा देख लेना, नया डायग्राम बनाना चाहिए बेटा, नया डायग्राम बना सकते हो। मैं तो बेटा इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं। देखना बेटा, इस बड़े वाले ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a। फेयर एनफ। इस ब्लॉक b के पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है b। ऐसे दिखा दो बेटा एक जगह से निकलते हुए। a के पास है इधर a,
बी के पास है नीचे भी, क्यों दिखा दो, दिखा दिया बेटा। और ये है कॉमन सरफेस, कोई बात नहीं, और ये है कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन, किधर बेटा लाइन, परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस की परपेंडिकुलर। बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, जो बताया है वही करूंगा। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये बेटा वापस से थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा। अब ए के दो कंपोनेंट आएंगे, ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए साइन थीटा। मुझे ए कॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इस ए साइन थीटा में। कौन से कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, मुझे उस कंपोनेंट में इंटरेस्ट है जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ए का एक कंपोनेंट है इधर की तरफ कॉस थीटा, और ए का इधर की तरफ एक कंपोनेंट है विच वी नो वेरी वेल, बट दैट इज ए साइन थीटा। इसी तरह से बड़ा बी के दो कंपोनेंट हैं, इधर बी का कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, इधर है बी साइन थीटा। कॉमन सरफेस के अलोंग वाले एक्सेलरेशन मुझे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है बी के उस कंपोनेंट में जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और वो मैं जानता हूं बड़ा कितना है, बी कॉस थीटा। और मैंने मेरे बच्चों को कॉन्सेप्चुअली सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर इस लाइन के अलोंग इन दोनों के पास कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात का अर्थ यह है कि इस लाइन के अलोंग दोनों के पास एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दैट्स इट। हमारे पास बड़ा थर्ड इक्वेशन आ गई है, ए कॉस थीटा, सॉरी बेटा, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, एंड द इक्वेशन कम्स आउट टू बी बी इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। बढ़िया बेटा, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आप बड़ा बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं कर देता हूँ, आपको लग रहा है कि सर ना इतना टफ है, तो मैं कर देता हूँ। चलिए बेटा, ए और बी इक्वेशन में से जरा कैपिटल एन को उड़ाओ। सर कैसे उड़ाएं, कैपिटल एन को यहां से उठाओ और यहां रखो, देखो क्या इक्वेशन आती है, एम जी माइनस कैपिटल एन। बेटा कैपिटल एन को लिख सकता हूं मैं कैपिटल एम ए अपॉन साइन थीटा, लिख सकता हूं बेटा, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी। ठीक है ना, ये ए और बी में एक इक्वेशन आ गई, ए और बी में एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। बी को एलिमिनेट कर दो, ए आ जाएगा, एक को एलिमिनेट कर दो बेटा, बी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर इट इज एम जी माइनस कैपिटल एम ए कॉट थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू बी। बेटा बी को मैं लिख सकता हूं ए tan थीटा। हाँ बेटा बताओ क्या आ गया, बेटा मेरे ख्याल से आ गया एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम tan थीटा इंटू ए। बड़ा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है एम अपॉन कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम tan थीटा इंटू जी। ये बड़ा आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये बड़ा आपका ए आ गया। एक बार कैलकुलेशन जरूर बड़ा चेक कर लेना एक बार, ठीक है बेटा। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये तो ए है बेटा, बी चाहिए आपको, बेटा बी आप कह सकते हो दैट इज ए टाइम्स tan थीटा। बेटा ए हम निकाल चुके हैं, तो बेटा उसको tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा दैट इज एम जी tan थीटा अपॉन बेटा क्या कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम tan थीटा। चाहो तो बेटा इसको ठीक है सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लो, बट बेटा मोर और लेस आपके पास ये आंसर्स आ गए। हम चाहें तो बेटा ये नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, कहाँ के बेटा नॉर्मल, ये नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। भाई ए की वैल्यू पता लगी, बेटा उसको यहाँ रख दो, नॉर्मल आ गया। ये कौन सा नॉर्मल आया है बेटा, ये नॉर्मल आया है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये वाला नॉर्मल आया है। अगर ये वाला नॉर्मल आ गया और कोई मुझसे पूछ ले कि इस पाइप ने, जो वर्टिकल पाइप है उसने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे सर वो नॉर्मल आ गया तो ये वाला नॉर्मल भी आ जाएगा, दैट इज एन साइन थीटा। कोई पूछ ले कि सर ज़मीन ने कितना नॉर्मल लगाया, तो तुम कहोगे सर कैपिटल एन अगर आ गया तो ज़मीन ने कितना नॉर्मल लगाया वो भी आ ही जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट चीज तो बड़ा इक्वेशंस लिखना है, उसके बाद तो हम बिल्कुल फ्री हैं कि हमसे क्या पूछा गया और उसे कैसे निकालना है कि नहीं। तो आई होप बेटा आप इसमें वेज कंस्टेंट समझ गए होंगे। एंड वेज कंस्टेंट तो एक लाइन का था, बाकी तो ठीक है बेटा, सिचुएशन अच्छी थी, है ना। सवाल उतना टफ था नहीं, मैंने समय इसलिए लगाया कि हाँ यार ठीक है, हो सकता है बेटा आपने ना इस तरह का सवाल अपन इस सेशन में पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे तो सारी बातें बतानी थी, ठीक है। बट जब एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आए तो हाँ ठीक है, ये पूछा है, सिर्फ उनकी इक्वेशन से बनाओ, आगे बढ़ो, बड़े आराम से काम बन जाएगा। मैंने थोड़ा सब कुछ खोल काल के रख दिया कि आपको पता लग जाए कि यार क्या क्या बातें इसके अंदर पूछ सकते हैं, क्या क्या बातें कैसी कैसी होती हैं। समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट इज बड़ा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। हमने जब बिल्कुल चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था बड़ा, तब भी हमने हल्का सा आपको स्प्रिंग फोर्स बताया था, बट उतना काफ़ी नहीं है बेटा, उतना काफ़ी नहीं है, हमें इसकी और डिटेल जाननी पड़ेंगी। हालांकि स्प्रिंग फोर्स के कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे बड़ा जिनको हम आगे जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर वगैरह के अंदर भी फिर से देखेंगे, बट फिर भी हमें ना काफ़ी हद तक स्प्रिंग फोर्स के बहुत सारा आइडिया होना चाहिए। बेटा सबसे पहली बात सुनिएगा बेटा, ये मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई फिक्स्ड वॉल है, बेटा कोई दीवार है, इसके साथ बेटा आपने ऐसे एक स्प्रिंग बांध रखी है, ठीक है। अगर ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, अगर ये स्प्रिंग बेटा अपनी नेचुरल लेंथ पर है, तो इस स्प्रिंग के बेटा एंड्स पर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, एंड वी वुड से कि टेंशन इन द स्प्रिंग इज जीरो। किसी प्रकार का बेटा कोई पुश और पुल नहीं है अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। तो हम हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ बेटा आइडियल स्प्रिंग है, और हमारी जो बेटा आइडियल स्प्रिंग है वो बेटा मासलेस होगी, और मासलेस होगी इस बात का मतलब बेटा है कि उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। तो मासलेस होगी थोड़ा वही कहानी कि जो बेटा हमारे पास स्ट्रिंग में थी टेंशन सेम, स्प्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम आएगी, तो हर जगह टेंशन आपकी जीरो है। मान लीजिए बेटा कि मैंने इस स्प्रिंग को बेटा बाहर की तरफ हल्का सा खींच लिया, बेटा मैंने इस स्प्रिंग को बेटा बाहर की तरफ हल्का सा खींच लिया, ठीक है। बाहर की तरफ मैंने एक्स खींच लिया, जितना खींचते हो बेटा उसको आप एक्सटेंशन कह सकते हो। जैसे ही खींचा तो स्प्रिंग की टेंडेंसी है अपनी नेचुरल लेंथ पर आना, तो जैसे बेटा आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग जो है बेटा वो दोनों एंड्स को अपनी तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी। इस एंड पर अगर आपका हाथ है तो आपके हाथ को खींचेगी, यहां पर जो दीवार है बेटा उसको भी खींचेगी। दीवार मूव नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन स्प्रिंग तो अपनी तरफ से फोर्स तो लगाएगी। तो यहां पर स्प्रिंग जो है वो आपका हाथ अगर स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा है तो आपके हाथ को अंदर की तरफ पुल करेगी। इसी तरह से स्प्रिंग में जैसे एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग बेटा इस दीवार को भी अपनी तरफ पुल करेगी। अब पुल करने पर कोई ऑब्जेक्ट वापस आया है नहीं आया तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया क्या है। जैसे दीवार है, दीवार तो बड़ा फिक्स्ड है, उसका इनर्शिया तो एक तरह से इनफाइनाइट है, वो मूव नहीं करेगी अलग बात है, लेकिन स्प्रिंग ने फोर्स तो लगाया है। दिस पुल इज ऑफ कोर्स नोन एज योर टेंशन, एंड एक्सपेरिमेंटली वी कैन शो दैट कि दिस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन होगा टेंशन की वैल्यू इतनी ही ज्यादा होगी, एंड इट इज नोन एज योर हुक्स लॉ। बट इट इज नोन एज हुक्स लॉ कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा दिस डिफॉर्मेशन और एक्सटेंशन। इसी तरह से बेटा ये पुल जो है बेटा ये भी टी के बराबर ही है। मासलेस स्प्रिंग बेटा कंसिडर करेंगे तो यहां टेंशन टी तो बेटा यहां भी टेंशन टी। इसी तरह से बेटा अगर मैंने स्प्रिंग को हल्का फुल्का कंप्रेशन दे दिया बेटा, मैंने जैसे बेटा एक्स का अंदर कंप्रेशन दे दिया, बेटा अंदर की तरफ लेके आओगे तो बेटा इसे हम कंप्रेशन कहेंगे।
तो जैसा मैंने कहा कि बेटा स्प्रिंग की टेंडेंसी है, स्प्रिंग की कोशिश रहती है क्या किसी तरह से अपनी मैं नेचुरल लेंथ को अचीव कर लूं। तो जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग धक्का देगी, किसको धक्का देगी, दोनों एंड्स पे, दीवार को भी धक्का देगी और आपके हाथ ने अगर कंप्रेस किया तो आपके हाथ को भी धक्का देगी, पुश करेगी। सो एट दिस इंस्टेंट दिस स्प्रिंग विल पुश द वॉल एंड इट विल पुश योर हैंड। अगर आपका हाथ है तो आपके हाथ को पुश करेगी, या कोई ब्लॉक लगा रखा तो ब्लॉक को पुश करेगी। तो यहाँ पर अगर या और कोई स्प्रिंग लगा रखी तो उस स्प्रिंग को पुश करेगी। तो कुल मिलाकर बड़ा ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर एक पुश लगाएगी, उसी पुश को बड़ा हम बोल सकते हैं टेंशन। एंड अगेन बड़ा दिस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन। अगेन बड़ा दिस इज योर हुक्स लॉ। बड़ा कुल मिलाकर हमारे पास ये है। तो टेंशन जो है बेटा वो इस एक्सटेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज योर हुक्स लॉ। एक बात और बेटा, आप लिख सकते हो कि टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ये जो के है बेटा इसका जो सबसे पॉपुलर नेम है बेटा दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। चाहे बेटा अपना जे का पेपर हो, बोर्ड के पेपर में हो, बेटा किसी स्टैंडर्ड बुक में हो, एनसीईआरटी में हो, हर जगह बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट शब्द ही यूज कर रखा होता है। लेकिन बेटा जैसे कई पुरानी बुक्स इरिडो वगैरह में बेटा इसे स्टिफनेस कांस्टेंट भी लिखा रहता है। बेटा इसे स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल रखा होता है। इस के की बेटा प्रॉपर्टी ये है कि टेंशन जो है बेटा वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी होगी, लेकिन टेंशन कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि स्प्रिंग कौन सी है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, स्प्रिंग की बेटा जो जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल कौन सा है, जो तार है बेटा स्प्रिंग का उसकी रेडियस क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। सो दिस के इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग बेटा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग किस चीज से बनी है, स्प्रिंग में तो अपने वायर यूज कर रखा है, उसका रेडियस क्या है, उसका मटेरियल क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड करती है और हमें जानने की जरूरत नहीं बेटा, तो ठीक है दे रखा होगा आपको। बस मैं एक बात बोल दूं बेटा आपको, जो मैं कभी ना कभी प्रूव भी कर दूंगा, हो सकता है कि आज नहीं तो बाद में फिर कभी मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कभी ना कभी, कि जो के है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। आज तो बड़ा सिर्फ बोल रहा हूं बड़ा, कभी ना कभी इस बात को हम प्रूव भी करेंगे कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लेंथ बड़ा जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी स्प्रिंग उसका स्टिफनेस कांस्टेंट या बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा, बड़ा जितनी लंबी स्प्रिंग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम। तो बड़ा आज तो मैंने बोल दिया है बट यू कैन रिमेंबर फॉर ए वाइल, बट हम कभी ना कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में इस बात को अपन प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आज बड़ा चलता है ना। तो बड़ा मैं इस बात को फिर से दे दूं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बड़ा एक काम आएगा एक सवाल के अंदर। ठीक है, हाँ बड़ा K की यूनिट देखना, बड़ा K की यूनिट टेंशन तो न्यूटन, X की बड़ा ऑफ कोर्स SI यूनिट तो बड़ा मीटर ही है, तो आप कह सकते हो कि बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। रही बात बेटा डायमेंशन की, तो इधर तो फोर्स है बेटा अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बड़ा फोर्स के डायमेंशन में सिखा चुका हूँ MLT-2 डिवाइड बाय बेटा x, तो एक्सटेंशन है वो लेंथ है तो लेंथ से बड़ा डिवाइड कर दिया, L से L गायब और बड़ा हमारे पास डायमेंशन आ गई है MT-2। ये बड़ा अपनी डायमेंशन। बड़ा K जो है ये बड़ा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बड़ा इट इज जस्ट ए स्केलर क्वांटिटी। बड़ा एक जस्ट एक स्केलर है, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है कि नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा स्केलर है, वेक्टर बड़ा बिल्कुल नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज ये बड़ा अपना स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स बड़ा हमारे काफ़ी काम आने वाला है और बड़ा हम इस पर खूब सारे सवाल कर सकते हैं। आपने बेटा इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि स्प्रिंग पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है, जैसे बेटा रॉड करती है बेटा बिल्कुल वैसे ही, जैसे रॉड बेटा पुश और पुल दोनों कर सकती है बेटा वैसे ही ये भी पुश और पुल दोनों कर सकता है। चलिए बेटा इस पर किस किस तरह के बेटा सवाल बन सकते हैं सुनिएगा।
सुनिए बेटा, आपके पास ये बड़ा फिक्स्ड सीलिंग, आपके पास बड़ा एक स्प्रिंग है ऐसे, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा के है, और ये बड़ा एक एम मास का ब्लॉक अपन ने इस पे ऐसे टांग रखा। ये जो एम मास का ब्लॉक है ये बड़ा इस टाइम पर इक्विलिब्रियम में है, गिवन है कि बड़ा ये इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो बड़ा इस टाइम पर इस स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन है, बेटा कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है, बेटा लेट्स से एक्स इज एक्सटेंशन एंड वी हैव टू फाइंड दिस एक्सटेंशन। बड़ा वेरी इजी, हमें एक्सटेंशन निकालना है, तो आप बोलोगे सर इस एम मास के ब्लॉक पर फोर्सेस इस तरह से हैं कि इस एम मास के ब्लॉक पर एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो जरूर स्प्रिंग इसे ऊपर की तरफ खींच रही है। बड़ा ये स्प्रिंग अपनी तरफ खींचने वाला काम कब करती है, तो आप बोलो सर एक्सटेंशन होता है तब करती है, तो स्प्रिंग खींच रही है अपनी तरफ किसी न किसी टेंशन से, एंड वी नो दैट कि दैट इज के एक्स। अगेन वी नो दैट कि इन द सिचुएशन इट इज एट इक्विलिब्रियम, और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ऑफ कोर्स बड़ा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और हमारे पास के एक्स की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, एम जी। सो एक्सटेंशन की बड़ा वैल्यू आ गई हमारे पास एम जी बाई के, ठीक है ना, ये बड़ा हमारे पास एम जी बाई, ये एक्सटेंशन है। ऐसे बड़ा कंप्रेशन भी आ सकता है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, आपके पास ये बड़ा एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका के बड़ा हमें गिवन है दैट इज 1000 न्यूटन पर मीटर, बड़ा कई बार पर सेंटीमीटर भी दे रखा होता तो तुम देख लेना बड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर बड़ा अपन ने क्या किया कि एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, एम मास का ब्लॉक रख दिया, और स्प्रिंग में बड़ा कंप्रेशन आ गया, ऐसे बड़ा कंप्रेशन आ गया, और हमें गिवन है कि बड़ा जो कंप्रेशन आया है वो बड़ा ऐसे 4 सेंटीमीटर है, लेकिन अब ये एम मास का जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे है। ये गिवन है बड़ा सवाल के अंदर कि स्प्रिंग में जैसे ही 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन आया बड़ा वैसे एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है। बड़ा सवाल है फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक। आपको सर सेम सिचुएशन है, बस आपने सर ये दिखाने की कोशिश की है कि इस केस में स्प्रिंग में कंप्रेशन है, सॉरी बेटा इस केस में एक्सटेंशन है, इस केस में कंप्रेशन है, इस केस में स्प्रिंग जो है वो पुल कर रही है, इस केस में पुश कर रही है। तो एम मास का जो ब्लॉक है उस पर बेटा कौन से फोर्सेस, सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ तो एम जी, ठीक है बेटा, और स्प्रिंग में अगर कंप्रेशन है तो स्प्रिंग धक्का देगी ऊपर की तरफ, स्प्रिंग धक्का देगी ऊपर की तरफ, तो बड़ा दैट फोर्स इज के एक्स। वी नो दैट इट इज एट इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग ने बड़ा ऊपर की तरफ पुश किया है के एक्स, नीचे की तरफ बड़ा एम जी। हम जानते हैं कि बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सो के एक्स शुड बी इक्वल टू एम जी। अगेन बेटा एक्स कम्स आउट टू बी एम जी अपॉन के। ओ सॉरी बेटा मुझे निकालना ही एम है, तो आप कह सकते हो कि m मस्ट बी इक्वल्स टू के एक्स अपॉन जी। बड़ा देखना k कितना है, k है 1000 न्यूटन पर मीटर इंटू x। x बड़ा 4 सेंटीमीटर है, बड़ा 4 सेंटीमीटर इज ऑफ कोर्स 4 अपॉन 100 मीटर अपॉन बड़ा g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा 100 से बड़ा 100 कैंसिल, 10 से बड़ा ये 10 कैंसिल, बड़ा मेरे पास मीटर से बड़ा मीटर भी कैंसिल। न्यूटन इज ऑफ कोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और हमारे पास बड़ा मास की वैल्यू आ गई है 4 केजी। बड़ा हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है 4 के, सॉरी मास की वैल्यू आ गई है 4 केजी। बड़ा ही हमारा मास, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो इस तरह से बड़ा बड़े आराम से काम निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे अलग काइंड ऑफ डायग्राम है बट यू कैन डू इट। सुनना बेटा, ऐसे आपके पास बड़ा एक फिक्स्ड वॉल, ये बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये बड़ा आपके पास वर्टिकल वॉल, ठीक है ना, बीचों बीच बड़ा एक एम मास का पार्टिकल है और ये ऐसे दो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है बड़ा, उनसे बंधा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा इसका के, ये अपने नेचुरल लेंथ पे बड़ा वो एल है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी बड़ा के और इसकी नेचुरल लेंथ भी एल है। ये बड़ा एक एम मास का ब्लॉक है, ये बड़ा सारा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। और मैंने क्या किया कि इस एम मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज किया। जैसे रिलीज करूंगा तो शुरुआत में तो इस एम मास के ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ एम जी। भाई स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है, कोई फोर्स तो शुरुआत में लगा नहीं रहे, तो जैसे आप छोड़ोगे बेटा वैसे इस पर इकलौता फोर्स है एम जी और इसका एक्सलरेशन आएगा नीचे की तरफ जी। तो कब एक्सलरेशन नीचे जी आएगा तो बेटा एम मास का ब्लॉक नीचे आएगा। जब एम मास का ब्लॉक एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा उस टाइम पर उसका एक्सलरेशन कितना है बेटा ये आपको निकालना है। तो बच्चों सवाल लिखिए, बड़ा एक सवाल लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम व्हेन it has descended by डिस्टेंस x। बड़ा जब x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा उस टाइम पर बड़ा जी बताना है कि इसका एक्सलरेशन कितना होगा। तो चलिए करते हैं। बेटा मान लेते हैं कि ये m मास का ब्लॉक कभी चलते चलते मान के लिए थोड़ा दे रखा है सवाल में कि x डिस्टेंस नीचे आ गया तो एक स्प्रिंग हो गई ऐसे, बेटा दूसरी स्प्रिंग हो गई ऐसे, इस स्प्रिंग की बेटा लेंथ हो गई है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस स्प्रिंग की भी लेंथ हो गई है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा स्प्रिंग्स की लेंथ तो बढ़ गई है, पहले नेचुरल लेंथ कितनी थी एल, अब कितनी है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेंथ तो बड़ा बढ़ गई है। और अगर लेंथ बढ़ गई है तो ऑफ कोर्स बड़ा एक्सटेंशन आ गया, एक्सटेंशन आ गया मतलब बड़ा पक्की बात है कि बड़ा ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं बड़ा एम मास के ब्लॉक को यूं पुल करेगी, ऐसे पुल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एम मास के ब्लॉक की एफ बी डी बनाओ, नीचे की तरफ एम जी, फेयर एनफ। ये स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है किसी फोर्स से के इंटू एक्स। अरे यार लिटरली एक्स थोड़ी लिख दोगे, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्स थोड़ी है, बड़ा एक्सटेंशन तो है ये लेंथ, अब जो है माइनस नेचुरल लेंथ, तो आप कह सकते हो कि सर इस टाइम पर लेंथ है ये। इसी तरह से ये बड़ा आपका टेंशन है, इसी तरह से बड़ा ये वाली स्प्रिंग भी बड़ा अपनी तरफ खींचे किसी न किसी टेंशन टी से, दोनों टेंशन बड़ा मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। ये वाला एंगल अगर आपका थीटा तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा। तो चलिए बेटा एक बार डायग्राम बनाते हैं अलग से। इस एम मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस, बड़ा नीचे की तरफ आएगा एम जी, टी के बड़ा दो कंपोनेंट, ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, इस तरफ आएगा टी साइन थीटा, ये टी आएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, बड़ा इस तरफ आएगा टी साइन थीटा, ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, बड़ा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, लेट्स से बड़ा एक्सेलरेशन इज ए, बड़ा लिखाइए एम। अच्छा बड़ा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक्सेलरेशन पक्की बात है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। सर नीचे आएगा ऊपर आएगा, बेटा मुझे नहीं पता कि नीचे आएगा ऊपर आएगा, मैंने नीचे मान लिया, अगर बेटा नेगेटिव आएगा तो ऊपर हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। तो नीचे की तरफ आपको नेट फोर्स नजर आ रहा है एम जी माइनस 2t का कॉस थीटा must be equals to mass into acceleration, that is mg minus 2 times t. But what's the tension? Tension is spring constant into the increment of length of spring.
इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल इंटू, बेटा ये तो टेंशन आई है, इंटू कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस इज एक्स एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मैं तो एक्सेलरेशन चाहिए था। बेटा एक्सेलरेशन चाहिए था तो इस m को उठाओ, यहां रख दो बेटा, ये m तो गायब, यहां m बेटा नीचे। दिस इज योर एक्सेलरेशन। बेटा कोई हमसे पूछे कि एक्सेलरेशन कभी कितना है, जब पार्टिकल x डिस्टेंस नीचे आ गया उस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है। बेटा दिस इज अवर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, बहुत ऐसे बड़ा टास्क तो नहीं था, कर सकते हैं बेटा, इस तरह काम था अपन ना। आगे चलिए बेटा, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा इस तरह से हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, कोई इतना बहुत भारी काम नहीं है। स्प्रिंग के केस में बड़ा एक कॉन्सेप्ट और है यार, है ना, और उस पर बेटा जेई ने सवाल पूछ रखा है एडवांस के अंदर, तो बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट और सुनिए। वो है बेटा स्प्रिंग को स्ट्रिंग को कट करने पर क्या होगा, उसकी कहानी है। तो मैं उसके लिए बेटा एक छोटी सी पहले थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं और फिर और बातें भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, इस पर सवाल बेटा जेई एडवांस का सवाल आ रखा है। हालांकि बेटा सवाल तो पुराना है, बट ठीक है बेटा, जब जेई ने एक बार सवाल पूछ रखा तो फिर से बेटा सवाल तो पूछ ही सकती है यार। अगर कोई स्ट्रिंग है या कोई स्प्रिंग है, बेटा मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है और तनी हुई है बेटा, बिल्कुल तनी हुई है, तो टेंशन है इसके अंदर। अगर आपने कभी इस रस्सी को कट कर दिया तो जैसे आप इसको कट करोगे बेटा वैसे है ना, इसका खिंचाव, इसका तनाव खत्म हो जाएगा और स्लैक हो जाएगी। और स्लैक होते ही इंस्टेंटेनियसली जैसे आपने कट किया, इंस्टेंटेनियसली बेटा इसकी टेंशन हो जाएगी जीरो। रस्सी को काटोगे तो रस्सी काटते ही उसमें टेंशन जीरो। यही कहानी बेटा स्प्रिंग की है। ये बेटा स्प्रिंग, बेटा मान लो कि दोनों एंड्स बेटा ऐसे कोई मास का ब्लॉक लटका रखा है वगैरह वगैरह, और बेटा इसमें एक्सटेंशन है x का और टेंशन है बेटा कितनी kx। बेटा टेंशन कितनी है kx। अगर मैंने बेटा इसको कट कर दिया तो कट करते ही ना होगा क्या कि ये वाला जो एंड है ना, ये एक तरह से फ्री एंड है। फ्री एंड है तो ऐसे मान लो कि यहां पर जीरो मास बांध रखा है। जीरो मास मतलब बेटा जिसका इनर्शिया जीरो है। उसी तरह से बेटा ये एंड भी फ्री है और बेटा ये एंड फ्री है, तो एक तरह से बेटा क्या बांध रखा है, जीरो मास बांध रखा है। तो टेंशन अगर kx है और यहां पर जीरो मास है तो ये टेंशन सड़क से ऐसे आएगी और ये टेंशन बेटा इस स्प्रिंग को इधर खींचेगी, इस स्प्रिंग को इधर से खींचेगी, और ये जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा ऑफ कोर्स इनफाइनाइट आएगा। सोचो बेटा इस बात को, अगर आपने बीच से कट कर दिया, हमारे पास तो मासलेस स्प्रिंग है, तो यहां पर तुम जीरो मास लटकाओ, मान लो टेंशन जितनी भी थी आपने जैसे ही कट किया बेटा वैसे ही इधर की तरफ वो टेंशन लगकर इधर की तरफ टेंशन लेके इस एंड को अंदर लाएगी, इस एंड को अंदर लाएगी, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्योंकि दोनों एंड्स जो है, ये जो फ्री एंड्स हैं, यहाँ पर मास तो जीरो है बेटा, मास जीरो तो इनर्शिया जीरो, इनर्शिया जीरो तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा आ गया। और एक्सेलरेशन अगर बहुत ज्यादा आ गया तो यूं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन टाइम dt टाइम के अंदर ही बेटा ये वाला पॉइंट चलते चलते नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट बेटा चलते चलते उसकी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, और जैसे नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा अचानक से बेटा आपकी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब भी स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करोगे तो उनके अंदर जैसे ही कट करोगे बेटा कट करते ही टेंशन फटाक से जीरो हो जाएगी। स्ट्रिंग में तो वैसे फील कर लो कि काटते ही स्लैक हो जाती है, स्लैक होते ही मतलब बेटा टेंशन कितनी हो गई है, जीरो। और स्प्रिंग में ऐसे मान लो कि शुरुआत में अगर खिंची हुई थी तो जैसे आपने कट किया, कट करते यहां पर एक तरह से जीरो मास बंधा हुआ है, यहां पर एक तरह से जीरो मास बंधा हुआ है, टेंशन बाहर की तरफ है, मास जीरो है, तो बेटा ऐसे खिंचेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा इनफाइनाइट। और बेटा सड़क से ये वाला मास इधर जाएगा, ये वाला मास मास मतलब जीरो मास, ये वाला एंड इधर जाएगा, ये वाला एंड इधर जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगी अपनी नेचुरल लेंथ पे, और स्प्रिंग बेटा जैसे नेचुरल लेंथ पे आगे टेंशन हो जाएगी जीरो। और इस तरह से खींचने में जैसा मैंने कहा बेटा टाइम लगेगा
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स क्यों? क्योंकि बेटा कहा ना एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, और अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स स्प्रिंग विल attain its natural length and something like that, and tension will instantaneously become zero. So whether you cut a spring or string, just after cutting tension in it will becomes zero. तो बड़ा पहला पॉइंट मेरे पास ये है, just after cutting a spring or string, tension in it will become zero. जैसे बेटा स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करोगे तो उसमें टेंशन अचानक से बेटा आपकी जीरो आ जाएगी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जीरो आ जाएगी। आपको बेटा कोई वेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, फटाक से जीरो आ जाएगी, ठीक है ना, विद इन। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। अब एक बात और, दूसरी बात, ये तो आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, बाकी बड़ा सवाल करते करते हम और सीख जाएंगे, लेकिन थ्योरी बड़ा एक बार निपटा देते हैं, फिर बड़ा सवाल अपन ऐसे अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बड़ा अगली बात कि मान लीजिए कि ऐसी कहानी है कि बेटा ये आपके पास कोई फिक्स्ड सीलिंग, ये स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, एक्स का बेटा एक्सटेंशन है, स्प्रिंग के दोनों सिरों पर कुछ ना कुछ बंधा हुआ है। इस बार यहां बेटा सीलिंग जिसका इनर्शिया इनफाइनाइट, यहां बेटा एम मास का ब्लॉक, वो भी अच्छा खासा इनर्शिया रखता है, और इस एम मास के ब्लॉक के नीचे बेटा मैंने ऐसे कोई दूसरा एम मास का ब्लॉक बांध रखा है, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग को कट करूंगा तो स्प्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी अचानक से। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट करूंगा तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी अचानक से। मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि स्ट्रिंग को अगर कट करूं, सुन रहे बेटा, स्ट्रिंग को अगर कट करूं तो स्प्रिंग की टेंशन में क्या होगा, वो डिस्कस कर रहा हूं। स्प्रिंग को कट करने से स्प्रिंग का टेंशन जीरो फटाक से, स्ट्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग का टेंशन जीरो फटाक से। डिस्कस क्या कर रहा हूं कि कट कर दिया स्ट्रिंग को और टेंशन डिस्कस कर रहा हूं स्प्रिंग की। अब सुनना बेटा, जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट किया, इस स्ट्रिंग को कट करते ही इसमें तो टेंशन अचानक से जीरो हो जाएगी, ये तय है। लेकिन इस स्ट्रिंग को कट करने से ये टेंशन भले ही जीरो हो गई हो, लेकिन इस स्प्रिंग के एक्सटेंशन में कोई फिलहाल फर्क नहीं आया है। कैसे? ये वाला एंड बड़ा सीलिंग से बंधा हुआ है, ये वाला एंड एम मास के ब्लॉक से बंधा हुआ है, तो ये वाला एंड भी फिक्स है और ये वाला एंड भी इस टाइम पर तो यहीं पर है। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो तो एक इंस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट है, और अगर इस इंस्टेंट के लिए अगर बेटा अगर इसकी लेंथ कांस्टेंट है तो एक्सटेंशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सटेंशन कांस्टेंट है इसका मतलब जो टेंशन है उसमें अचानक से कोई चेंज नहीं आया। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि जैसे ही ये टेंशन जीरो हुई बेटा वैसे ही इस एम मास के ब्लॉक पर नीचे लगने वाला फोर्स कम हुआ, नीचे लगने वाला फोर्स कम हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो ये एम मास ऊपर आएगा, और ये एम मास अगर ऊपर आएगा तो टेंशन लगा, एम मास अगर ऊपर आएगा तो ये एक्सटेंशन घटेगी, और अगर एक्सटेंशन घटेगी तो टेंशन भी तो घटेगी। लेकिन टेंशन घटने में वक्त लगेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपका नेट फोर्स है वो तो फाइनाइट है, मास भी आपका फाइनाइट है, मास भी फाइनाइट, फोर्स भी फाइनाइट, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी फाइनाइट, और अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन फाइनाइट है तो ऊपर आने में इसको समय लगेगा। तो dt टाइम के अंदर, छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस स्ट्रिंग को कट करने से इस स्प्रिंग की टेंशन अचानक से चेंज नहीं होगी। चेंज होगी, अचानक से नहीं होगी, चेंज तो होगी बेटा। जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे वैसे बेटा इस ब्लॉक पर नीचे लगने वाला फोर्स कम हुआ, ये ब्लॉक आएगा ऊपर, ब्लॉक आएगा ऊपर, एक्स घटेगा,
एक्स घटेगा तो टेंशन घटेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस टेंशन घटने में वक्त लगेगा, यूं नहीं हो जाएगा, ऐसे टेंशन चेंज नहीं होगी, ऐसे टेंशन चेंज नहीं होगी, टेंशन चेंज में वक्त लगेगा। बल्कि आप कहोगे सर जैसे ही कट किया इस ब्लॉक को ऊपर आने में टाइम लगेगा, जस्ट कट करते ही सीलिंग भी वहीं पे है, ब्लॉक भी वहीं पे है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी वही है, एक्सटेंशन भी वही है, तो टेंशन भी वही है। तो स्ट्रिंग को कट करने पर स्प्रिंग का टेंशन अचानक से चेंज नहीं हो रहा। समझ रहा है इस बात को? स्ट्रिंग को कट करने से स्प्रिंग का टेंशन अचानक से चेंज नहीं हो रहा। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा कि स्प्रिंग का टेंशन चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन होने में वक्त लगेगा, उस ब्लॉक को ऊपर आने में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो टेंशन चेंज होने में टाइम लगेगा। तो बड़ा मैं इस केस में कहना चाहूंगा कि जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग टेंशन इन स्प्रिंग remains unchanged। बेटा हमेशा की बात नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर कटिंग, बेटा जस्ट के लिए बोल रहा, जस्ट कटने से पहले और जस्ट कटने के बाद टेंशन सेम रहेगी। किसमें बेटा? इस स्प्रिंग के अंदर, बाद में चेंज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेटा जेई ने सवाल पूछ रखा है, मैं भी बेटा आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं, आपको भी बड़ा बढ़िया आइडिया लग जाए कि किस किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए 2 सवाल पूछते हैं बेटा, और सवाल बताते बताते बेटा मेरे पास है ना ठीक ठाक बातें आ जाएंगी बताने के लिए, हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए करें बेटा। कहानी ऐसी बेटा कि ये फिक्स्ड सीलिंग, ये बेटा आपके पास एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के साथ बेटा एम मास का ब्लॉक, फिर बेटा स्ट्रिंग, फिर एम मास का ब्लॉक, और सारा का सारा सिस्टम बेटा रेस्ट पे है, चिल मचा रहा है। ठीक है, पहला सवाल तो बहुत ही आसान सा पूछ रहा हूं, दैट इज फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। बेटा स्ट्रिंग और स्प्रिंग के अंदर टेंशन निकालो, अभी निकालते बेटा। ये मास का ब्लॉक, सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, ये जाना चाहेगा नीचे, रस्सी तन जाएगी, रस्सी ऊपर की तरफ कोई ना कोई टेंशन लगाएगी बेटा, दैट टेंशन इज ऑफ कोर्स mg। कहीं नहीं जाना बेटा, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सारी रस्सी में टेंशन mg, बस रस्सी इस m मास के ब्लॉक को खींचेगी ऊपर बेटा, इस m मास के ब्लॉक को खींचेगी नीचे, इस m मास के ब्लॉक पर खुद का mg भी लग रहा है नीचे। ठीक है ना, इन दोनों के कारण बेटा जाना चाहेगा नीचे, नीचे जाने के चक्कर में बेटा स्प्रिंग में कोई ना कोई एक्सटेंशन आ जाएगा बेटा, लेट से x नोट आ गया, तो ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी बेटा किसी न किसी फोर्स के x नोट से, और वही बेटा उसमें टेंशन है T2, और बेटा जिसकी वैल्यू आप बोल सकते हो कि सर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, क्योंकि ये भी चिल मचा रहा है थोड़ा, ये भी इक्विलिब्रियम पे, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, नीचे कितना बेटा mg, T1 में कितना है mg, तो बेटा ये मेरे पास आ गया 2mg। ले बेटा स्प्रिंग में टेंशन है 2mg, स्ट्रिंग में टेंशन है mg, फेयर इनफ। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, बेटा दोनों ब्लॉक्स के निकाल लें जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जस्ट काटने के बाद, काटने के 1 सेकंड बाद नहीं, 2 सेकंड बाद नहीं, 50 सेकंड बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, जस्ट काटने के बाद। देखते हैं कोई कॉन्सेप्ट लगता है क्या। जैसे ही इस रस्सी को कट किया तो ये T1 तो बेटा तेरा फटाक से 0 हो गया, ये T1 तो फटाक से 0 हो गया। जिसको कट करोगे ना बेटा उसमें टेंशन तो फटाक से 0 हो जाएगी। ठीक है,
तो इस एम मास के ब्लॉक, नीचे वाले एम मास के ब्लॉक के बारे में सोचना तो आसान है। ये एम मास का ब्लॉक नीचे की तरफ इकलौता फोर्स लग रहा है एम जी, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ जी। फेयर इनफ। इस ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। इस ऊपर वाले ब्लॉक पर कौन से फोर्स हैं? एम मास का ब्लॉक है, नीचे की तरफ एम जी लगी रहा है, ये जो T1 है बेटा ये आपका 0 हो ही चुका है। ऊपर की तरफ स्प्रिंग बेटा किसी न किसी फोर्स से खींचेगी T2 से। अब ये T2 तो KX0 है। अब इसको अगर काट दूंगा, जैसे ही काट दूंगा, तो काटते ही ऐसा तो है नहीं कि x0 घटकर x0/2 हो जाएगा। x0/2 होने में तो टाइम लगेगा ना, या फिर 0 हो जाएगा। अरे भाई 0 में टाइम लगेगा। ये जो एक्सटेंशन है इसमें कम होने के लिए इस ब्लॉक को ऊपर आना पड़ेगा, और इस ब्लॉक को ऊपर आने में तो वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा सर? जब ना स्प्रिंग को कट किया था तब तो नहीं वक्त लगा बेटा, तब उस टाइम पर स्प्रिंग के जो सिरे थे वहां पर कोई मास नहीं बंधा हुआ था। इस बार तो स्प्रिंग के दोनों ही सिरों पर मास बंधा हुआ है। यहां पर मास बंधा हुआ है, यहां पर सीलिंग बंधी हुई है। सीलिंग तो मूव करनी नहीं है, ये मास फ्री मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ टेंशन आपकी फाइनाइट है, मास आपका फाइनाइट है, तो एक्सेलरेशन भी फाइनाइट है। और अगर एक्सेलरेशन फाइनाइट है तो dt टाइम के अंदर, छोटे से टाइम के अंदर, यूं तो है नहीं कि एम मास का वाला ब्लॉक ऊपर आ जाएगा, उसको ऊपर आने में तो वक्त लगेगा। और हमें पूछा कब गया? जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर में तो आप कह सकते हैं dt टाइम बाद भी सर ये ब्लॉक मोर और लेस यही होगा, एक्सटेंशन सर मोर और लेस यही होगी, सर टेंशन मोर और लेस यही होगी। तो इस स्ट्रिंग को कट करने से स्प्रिंग के अंदर टेंशन अचानक से चेंज नहीं होगी, ग्रेजुअली होगी, अचानक से नहीं होगी। तो आप कहोगे सर ऊपर की तरफ तो अब भी KX0 ही है, और जिसकी वैल्यू है 2mg। बड़ा ऊपर है 2mg, नीचे है mg, ये तो बड़ा 0 हो गया। नेट फोर्स है ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी है ऊपर। कितना है बड़ा ऊपर एक्सेलरेशन? आप बोलोगे सर 2mg ऊपर, mg नीचे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज g। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया है बेटा ऊपर की तरफ g। बेटा इसका एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ जी। बढ़िया बेटा, अच्छा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। सर एक्सेलरेशन जी आ गया तो सर ये ब्लॉक तो ऊपर आ जाएगा। हाँ आएगा बेटा। और ये सर ब्लॉक ऊपर आएगा तो सर ऊपर आएगा तो सर ये एक्सटेंशन घटेगा। सर एक्सटेंशन घटेगा तो टेंशन घटेगी। हाँ घटेगा। कब? थोड़ी देर बाद। ऊपर आने में वक्त लगेगा। और हमसे कब पूछा गया है बेटा? जस्ट आफ्टर कटिंग पूछा गया है, हमेशा नहीं पूछा गया हमसे। तो बड़ा बड़े आराम से हम इस तरह काम निपटा सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसा बड़ा सवाल शीट के अंदर भी होगा बेटा, ठीक है, मोर और लेस बेटा यही लैंग्वेज होगी, उसमें सिर्फ हल्का सा अंतर ये होगा। चलो बेटा वो भी कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काम बचा। चलो बेटा एक और निपटा लेते हैं सवाल। बेटा एक सवाल और करते हैं, एक और करते हैं। कहानी बेटा ऐसी है, फिक्स्ड सीलिंग, ये बेटा रस्सी, आइडियल स्ट्रिंग बेटा, ये एम मास का ब्लॉक, ये बेटा स्प्रिंग, ये बेटा एम मास का ब्लॉक, ये बेटा ब्लॉक ए, ये बेटा ब्लॉक बी। ये भी इक्विलिब्रियम पे है और ये भी इक्विलिब्रियम पे है शुरुआत में, ठीक है बेटा। अब पहला सवाल तो बेटा यही है कि फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। बेटा शुरुआत में स्प्रिंग और स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। आपको ऐसे कितनी आसान बात। नीचे की तरफ mg इज इक्वल्स टू, बेटा ऊपर की तरफ स्प्रिंग में कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा, तो मान लो कि एक्सटेंशन x0 है, तो टेंशन विल बी kx0। वी नो इट वेरी वेल कि इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो स्प्रिंग में टेंशन आ गई है, kx0 बोल दो या बेटा mg बोल दो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। रस्सी में टेंशन निकाल लियो, अभी निकालते हैं बेटा। इस m मास के ब्लॉक को देखो बेटा कौन से फोर्स हैं। इस m मास के ब्लॉक पर mg है नीचे। इस स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन है तो बेटा ऑफ कोर्स इस m मास के ब्लॉक को पुल करेगी ऊपर, इस m मास के ब्लॉक को पुल करेगी नीचे। तो स्प्रिंग इसको बेटा खींच रही है नीचे की तरफ, T1 इज इक्वल्स टू kx0 से, जिसकी वैल्यू बेटा mg है।
ऊपर की तरफ रस्सी में कोई ना कोई टेंशन है। वी नो दैट कि दिस एम मास ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑफ कोर्स ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, नीचे बड़ा फोर्स है 2mg, तो ऊपर भी बड़ा है 2mg। ये पहला वाला सवाल तो हो गया बेटा। अगला सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। रस्सी को जस्ट काटने के बाद रस्सी को जस्ट काटने के बाद दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। जिसको काटा है ना बेटा उसका तो टेंशन फटाक से हो गया 0, ठीक है। अब ए वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूं बेटा। ए वाले ब्लॉक की एफबीडी, ऊपर वाली रस्सी में तो टेंशन अचानक से बेटा हो गई है 0। ए वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है mg और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है kx0। ये kx0 किसने लगाया? स्प्रिंग ने। सर ये अब भी kx0 ही लगाएगा क्या? हाँ बेटा, जस्ट कट करने के बाद तो kx0 ही लगाएगा। सर ये कंप्रेशन घटेगा नहीं क्या? बेटा घटेगा ना, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो घटाएगा, लेकिन घटने में वक्त लगेगा। और हमसे कब पूछा है? जस्ट कट करने के बाद। तो बड़ा मान सकते हैं कि जस्ट कट करने के बाद तो ये बड़ा ब्लॉक यहाँ पे, ये ब्लॉक यहाँ पे, बड़ा जो स्प्रिंग की लेंथ पहले बड़ा वही स्प्रिंग की लेंथ बाद में, जो एक्सटेंशन पहले वही एक्सटेंशन बाद में, तो जो टेंशन पहले बड़ा वही टेंशन बाद में। इस kx0 की बड़ा वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है? mg और mg बड़ा नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया? 2mg। तो आप कह सकते हो कि नेट फोर्स है नीचे की तरफ 2mg, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा मास से मास कैंसिल, बड़ा ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ 2g। बड़ा ब्लॉक बी की हालत देखना, ब्लॉक बी पर mg लग रहा है नीचे और ऊपर जो स्प्रिंग है बड़ा वो कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग को कट करने से स्प्रिंग का टेंशन अचानक से चेंज नहीं होगा, जस्ट कट करने के बाद भी बड़ा स्प्रिंग का तो kx0 ही रहेगा, जिसकी वैल्यू mg रहेगी। mg ऊपर mg नीचे, बट नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, सो एक्सेलरेशन ऑफ b कम्स आउट टू बी 0। b का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि b का एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। b का एक्सेलरेशन कब 0 है? जस्ट रस्सी को काटने के बाद। थोड़ी देर बाद तो क्या हो जाएगा कि बेटा ये वाला जो ब्लॉक है ना, ए वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन नीचे तरफ 2g है, ये नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आ जाएगा बड़ा इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन घट जाएगा, एक्सटेंशन घट जाएगा तो ऊपर लगने वाला टेंशन घट जाएगा, ऊपर वाला टेंशन घट जाएगा और ये तो mg रहेगा, तो फोर्स आ जाएगा नीचे, बड़ा फोर्स आ जाएगा नीचे, तो ये बी वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे। लेकिन ये कब होगा? ये होगा बड़ा थोड़ी देर बाद, बड़ा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। ये बड़ा हमारे पास स्प्रिंग के सवाल है। ये वाला बड़ा सवाल ठीक है, थोड़ा करना पड़ा क्योंकि बेटा जी एडवांस में एक बार पूछ रखा है, बाकी तो ठीक है बेटा, सिंपल सवाल ही रहते हैं। शीट में बेटा आप लोग है ना एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा आप सेक्शन ई तक निपटा सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 और 3 तो बेटा सारे के सारे सवाल बन जाएं उसके बाद ही कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम बेटा सेक्शन ई तक तो निपटा ही लो, है ना। सेक्शन ई तक तो कर लो, पार्ट 1 भी कर लो, पार्ट 2 भी कर लो, इतना काम तो करना, ठीक है।